हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे 15 डेज सीरीज चल रही है कि हर दिन हम एक मॉक करेंगे 15 दिन तक। तो देखो, जो मॉक की पीडीएफ है वो सुबह 6 से 7 के बीच टेलीग्राम पे आ जाती है। सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे करा देते हैं। देखो आपके पास ना जैसे ही मॉक पीडीएफ सुबह मिलते हैं पूरा दिन होता है आपके पास। ठीक है, पूरा दिन आपने मॉक सोल्व किया, शाम को सॉल्यूशन आया, आपने देखा कि अच्छा मेरा ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है, एनालाइज किया, उसके हिसाब से आप पढ़ रहे हो। फिर अगले दिन आपको फिर अगला मॉक मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ेगी मॉक पीडीएफ हटा दी जाएगी ताकि आप सॉल्यूशन पीडीएफ से क्वेश्चन देख सको और अपना एनालाइज कर सको। ठीक है, उसके बाद आपको अगर मॉक अटेम्प्ट करना है तो अगला मॉक अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्ता अभिलेखों में जो तिरुभुक्ति का मेंशन है ना, तिरुभुक्ति, तो वो आज का क्या है? तो वो आज का है बिहार, खासकर जो दरभंगा रीजन है उसको कहते थे तिरुभुक्ति। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज आल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी, इनमें से कौन सी स्लेव डायनेस्टी है? तो खिलजी, लोधी और तुगलक तो नहीं है, मामलुक डायनेस्टी है। इसमें देखो ये 1206 में स्टार्ट हुई थी, 1290 तक चली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? तो ये तो स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लॉर्ड वेल्सली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी हेल्ड? तो ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, जो कमेटी है, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बनी थी हमारी 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947। लेकिन इसका जो पहला सेशन हुआ था तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। ठीक है, बाय कैमरलिज्म और कैबिनेट, ये तो हमारा ब्रिटेन से लिए गए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से। ठीक है, यूएसए से क्या क्या लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू लिए गए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए गए। फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का लिया गया। ठीक है, जुडिशरी जो कि वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जो यूएसए से ली गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने थे मेंबर? ठीक है, मेंबर के बारे में पूछा है, देयर वर डैश इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर आ जाएगा 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, कृष्णमी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल थे, और मोहम्मद सादुल्ला थे, माधव राव थे, और शायद टीटी कृष्णमाचारी, हाँ ये लोग थे। तो 7 लोग थे। आंसर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद फ्यूएस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट। तो देखो कौन सी स्टेट है जो दूसरी स्टेट्स के साथ बोला, इंटरनेशनल नहीं, सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, सबसे कम स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु किसके साथ करता है? केरल के साथ, कर्नाटक के साथ, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो केरल है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ। जो उड़ीसा है, उड़ीसा करता है हमारा वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये करता है 3 के साथ, ये करता है 2 के साथ, ये करता है 4 के साथ। जो सिक्किम है, ठीक, सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ करता है अगर इंडियन स्टेट्स की बात करी जाए, और क्वेश्चन में इंडियन स्टेट ही बोला है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी नेपाल, भूटान और चाइना के साथ होती है। ठीक है, देखो इसने सिर्फ इंडियन स्टेट बोला है तो सिक्किम है जिसके सिर्फ एक ही स्टेट से होती है, तो आंसर आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉर्डर्स काउंट करते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाता है केरल, क्योंकि वो 2 ही स्टेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लैंड लॉक्ड फ्रॉम ऑल साइड एंड डज नॉट टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कौन सी स्टेट है जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से लैंड है उसके और कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है?
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ को जो छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन सी लैंडलॉक स्टेट्स है हमारी? तो इसके अलावा है हमारे पास हरियाणा है, ठीक है, झारखंड है, फिर है मध्य प्रदेश, एमपी, और एक है तेलंगाना। ये 4 स्टेट है जो कि हमारे क्या है, लैंड लॉक्ड है। इनके पास कोई भी कोस्ट लाइन बॉर्डर नहीं है, ठीक है, कोई भी बॉर्डर जो है वो ओशन से नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN established एज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन? तो NBFC के लिए MFIN कब स्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच इंडियन स्टेट इज फेस्टिवल प्यूलिक? ठीक है, या फुलिच, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो ये है ना, ये इसका ना दूसरा नाम ये भी है कि ओकायंद, ओकायंद, या फिर उक्कम, ठीक है, ये भी इसके नाम है, और ये मनाया जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, और ये शायद अगस्त सितंबर के आसपास मनाया जाता है, भाद्रपद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज? ये लिखी है ममता बनर्जी ने। तो अभी ये 7th या 8th CM है बंगाल की, 8th CM ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट्स वार सॉन्ग इज नोन एज हरेलू सॉन्ग? हिरेलू, तो हिरेलू गीत किसका युद्ध गीत माना जाता है, किन सी स्टेट का? तो ये माना जाता है नागालैंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लोवेस्ट सेक्स रेशियो? सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? तो इसमें आ जाएगा मिजोरम का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो क्या है? नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो क्या है? तो ये 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, अगर केरल की बात करें तो केरल का हाईएस्ट है 1084, ठीक है, और मिजोरम का है लोवेस्ट, मिजोरम का है 976 लोवेस्ट। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द व्हाट इज हाफ द हाइट ऑफ अ वेव? एक वेव की जो हाइट होती है उसका हाफ को हम क्या बोलते हैं? तो उसके वो को बोलते हैं वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? इसका सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है, तो ये होता है एलिफेंट का। ठीक है, एलिफेंट का होता है लगभग 22 मंथ्स। अगर दूसरों की बात करें तो जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन का अराउंड 17 से 19 मंथ्स होता है, और कैमल है, कैमल का हो जाएगा 13 टू 15 मंथ्स, और जिराफ है, तो जिराफ का हो जाता है 14 टू 16 मंथ्स। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट एलिफेंट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर यूज अ डैश टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो डॉक्टर क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप करते हैं। द निसार सैटेलाइट वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय नासा एंड इसरो, ठीक है, ऑन विच डेट? तो किस डेट पे की थी इन्होंने? तो इन्होंने की थी 30 जुलाई 2025, 30 जुलाई 2025, ठीक है। नेक्स्ट है, G20 समिट 2025 कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हुई थी। ठीक है, और ये शायद नवंबर में हुई थी, नवंबर में हुई थी। हम्म, चलो नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मणिपुर? अगस्त 2025 में मणिपुर के गवर्नर किसको सिलेक्ट किया गया था? तो ये किया गया था अजय कुमार भल्ला को। लास्ट क्वेश्चन है जीके का, विच नोबेल प्राइज 2025 वाज अवार्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में इस बार नोबेल प्राइज जो मिला है, एक तो वो मिला है सुसुमू को, सुसुमू कितागवा, ठीक है, दूसरा मिला है रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन, और तीसरा मिला है ओमर एम यागी।
ठीक है। इन 3 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज 2025 का केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, इन्होंने एक पोरस मटेरियल बनाया था जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन थी। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यही है वो। चलो अब देखो कंप्यूटर है। अब हाँ, अच्छा हाँ, कुछ बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कंप्यूटर ना थोड़ा हार्ड हो जा रहा है। तो देखो इसको ना बेसिक हमने थोड़ा कैसे बनाया है, इसको बनाया गया एप्लीकेशन बेस्ड, कि अगर आप एक्चुअल में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो किस बेस पे, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कि कैसे यूज़ करोगे, उसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन है। थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हैं ताकि हार्ड हो जाए, ठीक है। और ये सारे सीबीएसई लेवल का ही है। इस मॉक को सिर्फ पीआरटी वाले नहीं दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले भी दे रहे हैं। तो सबके लेवल के क्वेश्चन डालें। पीआरटी वालों के लिए इससे थोड़ा सा हल्का रहेगा कंप्यूटर, और इनके लिए टेलीग्राम पे मैंने एक पीडीएफ डाल दी है। 700 क्वेश्चन जो होते हैं ना टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है पीवाई की, वो एक पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़े है, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। कंप्यूटर को आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या पता पेपर में आ गए, अगर पेपर में आ गए तो आप कर पाओ आराम से। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एज प्रपोज्ड बाय वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो ये क्या आएगा? तो देखो ये क्या था स्टोर्ड प्रोग्राम। ये एक कंप्यूटर में ना एक डाटा था जहाँ पे उनको स्टोर करा जाता है सेम मेमोरी, और उनको एक सीक्वेंस में क्या एग्जीक्यूट करा जाता था। तो जो इसका ऑप्शन डी है वो आएगा, अ कंप्यूटर इन विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। इसको हम बोलते थे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखो इसमें क्या होता था, ये इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एसरैम एंड डीरैम। एसरैम मतलब स्टैटिक, डीरैम मतलब डायनेमिक, इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरनल आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी ऑप्शन डी है हमारा। जो एसरैम है वो रिलेटिवली फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो स्टैटिक है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मेन स्ट्रीम मेमोरी, whereas DRAM is relatively slow and cheap, making it ideal for cache memory. Next, question number 23. Considering a hierarchical file system, if a user tries to delete a non-empty directory using the standard delete directory command without any recursive option, what will be the most likely result? तो क्या होगा? Result आएगा, operating system will return an error indicating that directory is not empty. ठीक है। Next है question number 24. Which in Windows OS tool is used to change the system date and time? तो हमें अपने कंप्यूटर का डेट और टाइम चेंज करना है, तो कौन सा टूल को हमें यूज करना पड़ेगा? तो हम करते हैं कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कोल्ड बूट एंड अ वार्म बूट इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो देखो कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर का क्या फोन को भी अगर स्विच ऑफ करते हैं तो उसके पास ना एक ऑप्शन आता है रीबूट का। ठीक है, तो जो कोल्ड बूट है और वार्म बूट है ये क्या होता है? तो कोल्ड बूट, इसको हम हार्ड बूट भी बोलते हैं, कोल्ड बूट को हार्ड बूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब हम एक कंप्यूटर को ना ऑन करते हैं जो कि पूरी तरीके से स्विच ऑफ था, जब वो कम्प्लीटली ऑफ था उसको हम ऑन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। तो कोल्ड बूट रीस्टार्ट्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ पावर्ड स्टेट। ठीक है। वार्म बूट क्या है? रिस्टार्ट इट फ्रॉम अ रनिंग स्टेट, अभी चल रहा है तो हमने क्या करा, स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करा, तो होता है वार्म बूट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। कोल्ड बूट मतलब कंप्यूटर बंद था और तब हमने इसको स्टार्ट करा। वार्म बूट मतलब कंप्यूटर ऑन था, हमने उसको बंद कराया फिर दोबारा ऑन करा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। When applying a watermark to an MS Word document, which of the following settings provide the least control over the exact placement and size on each page? ये कह रहा है जब हम MS Word का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक बुक ही प्रिंट कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, तो जब हम वाटरमार्क अप्लाई करते हैं तो कौन सी सेटिंग है जो सबसे कम कंट्रोल देती है ओवर एग्जैक्ट प्लेसमेंट की, उसको कहाँ लगाएंगे वाटरमार्क को, और उसका साइज जो क्या होगा हर पेज का। तो इनमें से कौन सा जो सबसे कम देता है? तो वो देता है इंसर्टिंग ग्राफिक एज अ हेडर और फुटर। ठीक है, हेडर होता है मतलब जो स्टार्ट ऊपर की तरफ लगता है, फुटर मतलब जो नीचे लगता है पेज के। तो जैसे ये वाली लाइन लगी है और ये वाली लाइन लगी है, तो इनको बिहाइंड द टेक्स्ट ले जाने में सबसे कम कंट्रोल मिल पाता है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन एम एस वर्ड द सेक्शन ब्रेक है नेक्स्ट पेज एंड्स द करंट सेक्शन एंड स्टार्ट्स अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो अब इसका क्या आएगा कि वो करता है करंट सेक्शन को एंड करता है एंड स्टार्ट्स अ न्यू सेक्शन। ये जो है ना आंसर ही लिखा हुआ है। ठीक है, इन एम एस वर्ड द करंट सेक्शन नेक्स्ट पेज, ये क्या करता है? तो ये करता है एंड द करंट सेक्शन एंड स्टार्ट्स अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या था?
तो इसका प्राइमरी पर्पस था कुछ कोड्स बनाने, स्टैंडर्ड कोड बनाना, जो कि टेक्स्ट को और कैरेक्टर को हमें बताएंगे कि हाँ ये इसका मतलब ये है। तो इसका था टू डिफाइन ए स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ कोड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट एंड कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच फीचर इन एमएस एक्सेल इंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट। अब देखो, एक स्प्रेडशीट होती है, मतलब जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट ही प्रिंट हो, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं प्रिंट एरिया है, उसमें जाके हम ना सिलेक्टेड सेल्स वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ताकि जितना हमने सिलेक्ट करा है उतना ही वो प्रिंट हो पाए। ठीक है, तो कौन सा फीचर है? प्रिंट एरिया का फीचर होता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सएल 365 में ऑटोफिल का फीचर क्या होता है? तो ऑटोफिल का पर्पस क्या होता है? ऑटोफिल का पर्पस ये होता है कि जो हमारा सेल का कंटेंट है ना, उसको कॉपी करो और पैटर्न को कंटिन्यू करो। इसको ऐसे मान लो कि एक स्प्रेडशीट है, या एम एस एक्सेल में ना स्प्रेडशीट होती है, उसमें कॉलम्स होती है। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा और इन दो को मतलब सिलेक्ट करके इसको पकड़ के नीचे की तरफ ले गया, ये होता है ऑटोफिल। तो वो क्या होगा, खुद से ही 4 5 6 7 ऐसे एक पैटर्न है, जो भी वो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ऊपर, वो नीचे तक फॉलो करा जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑटोफिल का फीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इफ यू वांट योर ऑडियंस नोट टू सी योर नोट्स इन एमएस पावरपॉइंट 365 स्लाइड, विच वी शुड यू यूज ड्यूरिंग द स्लाइड शो। स्लाइड शो करते टाइम अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी स्लाइड के नोट्स जो है वो ऑडियंस ना देख पाए, तो हम कौन सा व्यू करते हैं? प्रेजेंटर व्यू। नेक्स्ट है इन एन एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच फीचर इज यूज टू ऐड साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? तो ऑडियो टूल्स करेंगे हम। ठीक है, ये तो आंसर इसी से सीधा क्लियर है। नेक्स्ट है अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू एम्प्लॉइज। देखो, सारे एम्प्लॉइज को कनेक्टिविटी मिल जाए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। ठीक है, ऑप्शन 33 का ऑप्शन आ जाएगा डी। 34 है विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर अ ट्रेडिशनल मॉडेम लाइन। तो ये क्या आ जाएगा? फिर इसका आ जाएगा हमारा असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन सेविंग एन एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑप्शन। तो कह रहा है जब हम पावर पॉइंट को सेव करते हैं, तब जो प्राइमरी पर्पस होता है ना सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑप्शन का, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि उसमें और कोई एडिटिंग ना हो। ठीक है, टू प्रिवेंट एनी फर्दर एडिटिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन कंटेंट। ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम। आईटी एक्ट 2000 के अंडर में साइबर क्राइम के अंडर में क्या नहीं आता है? तो इसमें डिस्टर्बिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो आता है, बुलिंग ओवर समवन, ठीक है, स्टीलिंग ब्रांड न्यू पेन ड्राइव फ्रॉम अ स्टोर, ये नहीं आएगा। ये साइबर क्राइम नहीं है, ये चोरी है। ठीक है, ये साइबर क्राइम नहीं है। क्रिएटिंग फेक सोशल नेटवर्क अकाउंट, हाँ ये तो है। ठीक है, इम्पर्सनेटिंग बोलते हैं इसको, इम्पर्सनेटिंग विदाउट हिज और कंसेंट। हाँ, इम्पर्सनेटिंग हो जाएगा। जैसे अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ और बोलने लग जाऊँ मैं ही प्रतीक शिवालिक हूँ या मैं ही प्रतीक मलिक हूँ, तो वो क्या इम्पर्सनेटिंग हो जाएगा, चेहरा तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 37, वायरस स्प्रेड मोस्टली थ्रू नेटवर्क एंड इन्फेक्टेड क्या। तो माउस कीबोर्ड मॉनिटर ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा खुद का होता है, पेन ड्राइव आएगा, पेन ड्राइव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स को हम बोलते हैं निबल, 8 बिट्स को बोलते हैं बाइट। ठीक है, और यहाँ से याद कर लेना 1024 बाइट क्या होती है? 1 KB। 1024 KB क्या होती है? 1 MB। 1024 MB क्या होती है? 1 GB। 1024 GB क्या होती है? 1 TB। ठीक है, और इसके बाद 2 3 और होते हैं, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जिसपे विजुअल दिखता हो, डिस्प्ले हो, क्या होता है? वो मॉनिटर होता है। ठीक है, लास्ट है इन मॉडर्न सीपीयू विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, तो क्या होता है? ये होता है पाइपलाइनिंग।
ठीक है चलो। अच्छा हाँ, ये टॉपर्स चॉइस की एक बुक ये भी है, डी ट्रिपल एस के लिए हिंदी के लिए सामान्य हिंदी, ऐसे ही इनकी इंग्लिश के लिए भी है, ऐसे ही इनकी क्या है वोकेबलरी के लिए भी है, और ऐसे ही इन्होंने एक 30 मॉक सेट की बुक बना रखी है डी ट्रिपल एस के लिए। ठीक है, तो बुक्स बहुत सारी और इन सब में क्या है पी वाई क्यू है, डी ट्रिपल एस के पी वाई क्यू है सब में। चलो नेक्स्ट है, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ इन अ सर्टेन कोड बिड ले नेक मीन्स ग्रीन एंड टेस्टी, ऐसे वाले ना सीधा सीधा लिख लिया करो पहले। जैसे बिर ले नेक कह रहा है ग्रीन एंड टेस्टी। ठीक है, पिक नेक होर मीन्स टोमेटो इज ग्रीन, पिक नेक होर टोमेटो इज ग्रीन। तीसरा कोक बिर होर, कोक बिर होर फूड इज टेस्टी, फूड इज टेस्टी। अब देखो इसमें ग्रीन है इसमें ग्रीन है, क्या कॉमन है, बिर ले नेक, नेक कॉमन है, ग्रीन कॉमन है। ठीक है चलो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, फूड इज टेस्टी, टोमेटो इज ग्रीन, टेस्टी कॉमन है ना दोनों में। तो इसमें देखो कोक बिर होर, बिर है, बिर का मतलब क्या हो जाएगा टेस्टी। ठीक है, तो बिर हो गया टेस्टी। ठीक है, अब इज इन दोनों में कॉमन है, होर इज। ठीक है, तो एच ओ आर इज आ गया। अब इसमें टोमेटो पिक बचा, पिक हुआ टोमेटो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड मींस टोमेटो इज टेस्टी, तो जिसमें ये तीनों आ जाएंगे, पिक होर बिर, तो वो आंसर आ जाएगा। पिकले कोक नहीं है, पिकले होर नहीं है, होर बिर पिक ये रहा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, कौन सा स्ट्रॉन्ग है ये बताना है। ठीक है चलो, शुड यू वर्क हार्ड टिल यू मेक योर सिग्नेचर इनटू एन ऑटोग्राफ, ये तुम्हें तब तक मेहनत करनी है जब तक तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आर्गुमेंट क्या होगा, वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो सही बात है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अगर खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा, मतलब सामने वाला आपको पहले से जानता है, अगर आपका कोई ऑटोग्राफ मांगते हैं मतलब आपको पहले से जानता है ना, तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, तो तब तक मेहनत करो। और क्वेश्चन कह रहा है तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए, तो जब कोई आपको जानता है पहले से जानता है, ठीक है, तो आपने तब तक उतनी मेहनत करी होगी ना, तभी आपको इंट्रोड्यूस करने का फायदा नहीं हो रहा है, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है, सामने वाला आपको जानता है। ठीक है, तब आपका सिग्नेचर भी क्या है, ऑटोग्राफ है। वर्क हार्ड टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, वर्क हार्ड टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, देखो फाइनेंशियली सिक्योर कहीं भी हमें फेमस तो कर देगा, मतलब फेमस नहीं करेगा, पैसा तो है, ठीक है, वो हमारे साइन को ऑटोग्राफ नहीं बना पाएगा। मतलब जैसे डोली चाय वाला है, डोली चाय वाला है, इसको मिलने के बाद आप इससे वो तो नहीं मांगोगे कि भाई ऑटोग्राफ दे दे, ठीक है, पर उसके पास पैसा तो है। ठीक है, तो वर्क हार्ड टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट तो है कि हाँ फेमस तो है, हम तो ले लेंगे ऑटोग्राफ ले लेंगे, तो देखो ये हो गया वीक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, तो ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कहाँ गया, अरे यार इसमें इंग्लिश का टाइप नहीं हुआ, नीचे नहीं क्या, अच्छा देखो चलो, दिए गए कथनों को सत्य मानकर तय करो कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ वकील महिलाएं हैं, तो ये हो गया लॉयर, ये हो गया वुमेन, तो ये हो गया कॉमन, कुछ वकील जो महिलाएं हैं। ठीक है चलो, कुछ महिलाएं माँ है, तो कुछ महिलाएं माँ है, मदर है, कुछ महिलाएं माँ हो गई, कुछ माँ महिलाएं हैं, सही है क्योंकि कुछ माँ महिलाएं भी हैं, कुछ वकील माँ है, नहीं कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो डायरेक्ट रिलेशन, पॉसिबल हो सकता है कि कुछ वकील माँ हो, ठीक है, लेकिन जब तक वो डायरेक्ट रिलेशन ना दे तब तक हमें नहीं मानना है, नो डायरेक्ट रिलेशन। तो अब कौन सा सही माना जा रहा है, तो नेदर कंक्लूजन नहीं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, कि कुछ माँ महिलाएं हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द गिवन प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द गिवन फिगर्स। ठीक है, ये किस में है? इसमें तो नहीं है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, देखो इसमें जो ये सेंटर वाली है यही है हमारी ये फिगर। ठीक है, तो ऑप्शन बी मतलब ये वाला मतलब ऑप्शन ए आंसर आएगा, बी फिगर ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है 45, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो इन विच द पोजीशन ऑफ एक्स इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड वाई दैट इज फ्रॉम द राइट। ठीक है, देखो एक लाइन है। ठीक है, लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो लेफ्ट से 17th है एक्स, मतलब उससे पहले कितने लोग होंगे? 16 लोग होंगे। ठीक है, फिर ये है y इज 14th फ्रॉम द राइट, y से पहले कितने लोग होंगे? 13, और y क्या है? 14th। ठीक है, इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन x बिकम 7 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर x इधर आ जाए, ठीक है, तो x जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? 7th, मतलब इधर कितने लोग होंगे? 6, मतलब अगर यहाँ पे x आ जाए तो इधर लोग हैं 6। ठीक है, तो 6 ये लोग, 13 ये लोग, 13 6 19 और एक x 20, टोटल कितने लोग हुए? 20। 13 ये, 6 ये और एक x। चलो क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट फिगर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या है। ये वाला डब्बा है, सर्कल है, तो ये भी सर्कल है, तो ये स्क्वायर है मतलब रेक्टेंगल है, तो इसमें भी क्या होगा? एक रेक्टेंगल टाइप होगा। बाहर मल्टीप्लाई है, अंदर प्लस है, अंदर मल्टीप्लाई बाहर प्लस, तो बाहर प्लस तो अंदर प्लस, अंदर मल्टीप्लाई तो बाहर मल्टीप्लाई। ये फिगर है, कहाँ पे है? इसमें नहीं है, ये वाला है, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन। सेम ही है, ए बी सी डी ही रहना है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द करेक्ट मिरर इमेज। ठीक है, करेक्ट मिरर इमेज बोला हेल्दी का, HEALTHY। ठीक है, ये मिरर है। अब मिरर में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। ठीक है, तो y का तो y रहेगा, h का h रहेगा, t का t रहेगा, l जो ऐसे था तो वो l ऐसे बनेगा, a तो ठीक है, e और h ये बनेगा। तो y h t पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये देख लो ही ऐसा हो, पहन गया। तो देखो ही में 1 2 और 3, ठीक है, देखो ये तीनों सेम है। इसके बाद l ऐसा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगा, HEALTH। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड फिगर इन द सेम वे एज द सेकंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। सेकंड फिगर क्या है? हाथ, रिंग। तो जैसे रिंग हाथ से अटैच है, ऐसे ही ताज हम कहाँ पहनते हैं? क्राउन कहाँ पहनते हैं? गले में नहीं पहनते, हाथ में नहीं पहनते, सर पे पहनते हैं, पैर में तो नहीं पहनते हैं, तो हेड आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। ठीक है, फार्मासिस्ट है, प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट, कारपेंटर। फार्मासिस्ट दवाई देता है, आर्किटेक्ट घर बना देता है, कारपेंटर क्या है? लकड़ी का काम करता है। प्रोफेशनल, ये तीनों ही प्रोफेशनल है। ठीक है, तो एक बड़ा सर्कल होगा जिसमें सारे प्रोफेशन है, उसमें एक फार्मासिस्ट है, एक आर्किटेक्ट है, एक कारपेंटर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? प्रोफेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, मिसिंग नंबर 4 7 12 डैश 28 39। देखो 4 7 तक पहुंचने में 3 ऐड किया, 7 से 12 पहुंचने में 5 ऐड किया, फिर यहाँ पे हमने कुछ ऐड किया होगा, फिर कुछ ऐड किया होगा, 28 39 में जाने में 11, 3 5 7 9 11, यहाँ प्लस 7 क्या होगा, यहाँ प्लस 9 क्या होगा, 12 और 7 19 होता है, 19 और 9 28। हाँ ठीक है, 19 आंसर है, आसानी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 52, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। छोड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए क्या लगता है? सोप लगता है, लेकिन सोप को हम क्या कहते हैं? इंक, तो आंसर आएगा इंक।
अमित सन वाज बोर्न ऑन 10 जनवरी 2012। ऑन व्हाट डे ही वाज बोर्न? अब कह रहा है अमित का जो बेटा है वो 10 जनवरी 2012 को पैदा हुआ था, तो किस दिन पैदा हुआ था? कैलेंडर के क्वेश्चन है, देखो दो तीन तरीके से होते हैं। मैं ओड डेज के हिसाब से निकालता हूँ, ठीक है। अगर आप कोडिंग से निकाल सकते हो तो आप कोडिंग से निकाल लो, ठीक है। मैं ओड डेज के हिसाब से निकालता हूँ। देखो इसमें हमें एक बात याद रखनी पड़ती है, हर 400 साल में क्या होता है, 0 ओड डेज होते हैं। ओड डेज मतलब रिमाइंडर, जब हम किसी भी नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। तो कितने ओड डेज बचे वो, इसमें जो कोडिंग होते हैं वो होते हैं, 0 को हम कहते हैं संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, और ऐसे ही 6 को सैटरडे, ठीक है। 7 आएगा तो 7 को 7 से कट जाएगा तो रिमाइंडर होगा 0, तो 7 के लिए वापस क्या आ जाता है, संडे, ठीक है। इस बेस पे करते हैं हम। अब देखो क्या है, हर 400 साल में 0 डेज, तो 2000 साल तक 0 डेज रहे, ठीक है। 2000 के बाद कितने साल बचे, 11 साल और 10 जनवरी तक के 10 दिन। अब 11 साल में क्या होगा, देखो 2001 2 3 4 5 6, तो इसमें 2004 एक लीप ईयर होगा, 2008 एक लीप ईयर होगा, उसके अलावा 2012 भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो क्या हुआ, फरवरी में जाके आएगा, अभी 10 जनवरी ही है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, मतलब 11 साल में तो 2 ही हुए, ठीक है। 12वां जो साल है जो लीप ईयर है उसके सिर्फ 10 ही दिन हुआ है अभी 10 जनवरी तक, तो 10 के 10 हम ओड मानेंगे। अब इन 11 साल में 2 गए लीप और 9 बचे हमारे नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, एक ओड डे होता है, लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, ठीक है। 2 ओड डे, तो 2 और 2 4 और 9 13, 13 दिन तो ये हो गए, और 10 दिन ही हो गए, 13 और 10 23 जनवरी तक के, है ना। तो टोटल 23 ओड डेज हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 2 रिमाइंडर बचा, तो टोटल ओड डेज हैं 2, 2 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे, आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। देखो ये 13 तो है हमारे ईयर से, 11 साल से, और ये है हमारे जनवरी के 10 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इन द गिवन लेटर क्लस्टर पेयर्स, फर्स्ट लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू सेकंड लेटर क्लस्टर फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक, एक लॉजिक है, ठीक है। टोरपेडो, DOPRT, DOPRT, ठीक है। क्लेकर, CEFIKLR, ठीक है। पर्टेन, AEINPRT, कर्टेन, लॉजिक क्या है, TOR, टोरपेडो, DOPRT, दूसरा है फ्लीकर, CEFIKLR, ठीक है। अगर हम ऐसे मान लें कि सेकंड लास्ट वन इधर भेजा है, E को इधर, दोनों O एक साथ आ गए, ERT, सेकंड लास्ट को इधर भेजा है, नहीं भेजा है, ठीक है। और क्या भेजा, F को था नहीं, मतलब इनको शफल तो नहीं किया गया, कुछ और लॉजिक, DEOOP, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लगा दिया, CDEFIK, हाँ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लगा दिया है। तो देखो पर्टेन, PERTIN, AEINPRT भी सही है, RUC, सी पहले आना चाहिए, सी पहले आना चाहिए, सी पहले आना चाहिए, हाँ ठीक है। ऑप्शन ए ही आ जाएगा हमारा पर्टेन। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो ABCD में जो लेटर्स का सीक्वेंस होता है ना, उसी सीक्वेंस में लेटर्स अरेंज कर दिए हैं, TORPEDO, तो डी पहले फिर ई फिर दोनों ओ एक साथ फिर PRT, ऐसे ही आते हैं ABCD में, ऐसे ही फ्लिकर करा है तो ऐसे ही पर्टेन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। स्टडी द गिवन लेटर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़ के जो बचे 21 लेटर्स हैं वो, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल, मतलब पहले वोवल लिखा हो, फिर सिंबल हो, और फिर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। पहले वोवल ही ढूंढ लेते हैं, LSJBU, यू है, ठीक है, यू तो है, वोवल है, वोवल के बाद सिंबल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल ही है, WRE, ई भी क्या है, वोवल है, सिंबल है, कॉन्सोनेंट है, E@N, चलो फिर A@L, बस दो ही है,
तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, गायत्री स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम, ठीक है, गोज 100 मीटर टुवर्ड साउथ, तो ये उसका होम है, साउथ गई 100 मीटर, यहाँ आ गई। सी टर्न्स राइट, यहाँ से टर्न करेगी राइट तो इधर होगा, वॉक्स 120 मीटर, 120 मीटर। सी देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर, 100 मीटर मतलब वापस उतनी ही दूरी पर पहुंच गई, बस 100 मीटर दूर है अपने घर से। सी फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 180 मीटर, तो वापस आ रही है, 120 तो यहाँ तक हो गया, 60 आगे जाएगी। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 60 मीटर दूर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग इक्वेशन, माइनस इंटरचेंज विद एक्स मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड इंटरचेंज विद प्लस, ठीक है। देखो ये कह रहा है 6 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9 माइनस 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, इसको सोल्व करके क्या आएगा, ठीक है। चलो पहले तो माइनस की जगह क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 डिवाइड की जगह क्या करना है प्लस, 6 प्लस 16, मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है 4, डिवाइड की जगह क्या करना है प्लस 9, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 8, प्लस की जगह डिवाइड 2, मल्टीप्लाई की जगह माइनस 7, ये सोल्व करना है। तो पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई सोल्व होते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 8 बाय 2, 4 9 चौक 36, 6 प्लस 16 22 माइनस 4 प्लस 36 माइनस 7, ये है 22 माइनस 4 18 होता है, 18 36 54 होता है, 54 माइनस 7 47 होता है, 47, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस एस, तो हम क्या करेंगे इधर से राइट से स्टार्ट करते हैं ऐसे में, क्यू माइनस एस का मतलब क्या है, क्यू इज वाइफ ऑफ एस, तो क्यू इज वाइफ ऑफ एस, और पी मल्टीप्लाई क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी इज सन ऑफ क्यू, पी इज सन ऑफ क्यू। देखो क्यू एस की पत्नी है और पी क्यू का बेटा है, तो पी एस का भी तो बेटा होगा, और क्यू अगर पत्नी है तो एस पति है, एस पति है तो पी का एस पापा है, मतलब एस इज फादर ऑफ पी, एस इज फादर ऑफ पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 90 दिया है, 5 7 25, 25 7 5 90, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है 6 4 80, फिर 30 10 6 120, ठीक है। तो कैसे लॉजिक है, 25 25 पंजे 125 माइनस 7 कुछ नहीं हो रहा, 25 7 माइनस 5 90 तक जाना है ना, 7 पंजे 35, 25 पंजे 30 30 35 9,000, 25 पंजे 125, 7 पंजे 35, माइनस कर दिया 90, ठीक है हो गया। देखो 25 5 जा 125, 7 5 जा 35, माइनस करके आया 90, 36 जा 180, 10 6 जा 60, माइनस करके आया 120, सही है। तो देखो 6 4 जा 24, आंसर करके आया माइनस 80, तो 80 20 104 आना चाहिए। तो किसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 104 आए, तो होते 26, 26 चौक 104 होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 26, ऑप्शन सी। लास्ट है, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफेंड, तो एम एम पी एस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी डी सी ओ, ए बी डी सी, ए बी सी डी चाहिए ना, ये रहा ए बी सी डी, ऑप्शन है। चलो अब मैथ्स पे आ गए, इफ द 8 डिजिट नंबर 2367 ए 2367 ए 93 बी इज डिविजिबल 88, 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है 8 से भी डिविजिबल होंगे और 11 से भी होंगे, 8 से होंगे तो आखिरी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी, मतलब 93 बी 8 से डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो कैसे होगी, 8 से तो 8 से होता है, फिर 8 से भी हो गया, 880 क्या बचा
5 और डैश। ठीक है, 80, 880, 50, हाँ 50 के आसपास के नंबर जो 8 से डिविजिबल होते हैं क्या होते हैं? 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो ये नंबर 56 होना चाहिए। 56 के लिए मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6। तो बी हुआ 6। चलो अब अगर बी को हम मान लें 6 तो है हमारे पास 2 3 6 7 ए 9 3 और 6। 11 के लिए ये होता है कि जो ये इवन इवन वाले प्लेस वाले नंबर हैं इनको ऐड करो और माइनस करो ओड ओड वाले। ठीक है, तो गैप क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 11 हो या 11 के मल्टीपल्स हो। ठीक है, चलो 2 और 6 8, 8 प्लस ए और 3 मतलब 11 प्लस ए माइनस 7 3 10, 9 19 और 6 25। 11 प्लस ए माइनस 25 या तो 0 आए या फिर 11 आए। ठीक है, तो 11 प्लस 0 करने के लिए तो इसको 14 होना पड़ेगा। 14 पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या हो सकता है? 11 का गैप आ सकता है ना, तो गैप आने के लिए ये 3 हो जाएगा। 11 और 3 14, 14 माइनस 25, 11 का गैप हो जाएगा 3। तो ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, दो ही वैल्यू पॉसिबल थी, या तो ये 14 हो या तो ये 3 हो। 14 ए की वैल्यू पे नहीं हो सकती, 14 तो 2 डिजिट है, सिंगल डिजिट 3 ही एक नंबर है। तो ए इजल टू 3, बी इजल टू 6। क्या निकालना है? ए प्लस 3 बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 3 प्लस 3 6, 6 18 और 3 21 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। द वैल्यू ऑफ 6.25 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस 2.25 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 6.25 का अंडर रूट ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2.25 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3/2। 3/2 भी तो क्या होता है? 1.5 होता है, डेढ़ होता है। 225 15 का स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई माइनस 3। 625 25 का होता है तो ये हो जाएगा 2.5। 2.5 3 जो होता है 7.5 और 15 15 225। 7 50 माइनस 2 25, 5 25, 5.25 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 16 18 का क्या आएगा? 2 से कर लेते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। 3 से कर लेते हैं। 3 दूनी 6 8, 3 3 9। 2 से कर लेते हैं। 1 4 3। एलसीएम निकालना है ना। 2 3 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 दिया, 48 दिन 96 और 48 144। ठीक, एलसीएम आया 144। अब जो वो 4 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 9999। ठीक है, अब वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? 144 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि 7 हर बार रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर होगा। मतलब 144x प्लस एक्स नहीं के मान लेते के, 144 के प्लस 7। ठीक है, अब इस के की वैल्यू के लिए हम इसको क्या करें? 144 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा आंसर ये देखना है। तो 144 है 9999, 144 14, 14 6 78, 14 5 70, 14 6 84, 84। ठीक है, 4 6 80, 4 6 24 का 2, 6 6 24 26 का 2, 6 कम से 2 8, 864। ये आएगा 135 9, 144 है, 144 9 जा जाएगा 144 है 1240, 1440 1296। ये आ जाएगा 63। ठीक है 63। पॉइंट लगा देंगे तो 0 630, फिर वो समथिंग कोई वैल्यू जाएगी 3 4 69 के आसपास आएगा। तो 144 को हम क्या करेंगे? 69 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा नंबर बन जाएगा। 144 को 69 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9936 प्लस 7 क्या आएगा? 9943।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9943। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9943। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर थ्री लेंथ्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। 11 मीटर 34 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 11 मीटर में 1100, तो 11 मीटर 34 सेंटीमीटर का मतलब है 1134 सेंटीमीटर। ऐसे इसका मतलब है 513, इसका मतलब है 1215। तो हमें 1134, 513 और 1215 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF मतलब यहाँ की वैल्यूज कितनी आएगी। ठीक है, इसको देखो पहले हम इनको कर लेते हैं। 4 3 7 2 9, 5 3 8 9, 5 7 2 3 से हो जाएंगे तीनों। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 370 8, 378। ये आ जाएगा 171 और ये आ जाएगा 405। ठीक है, 8 7 15 3 18, 7 1 8 1 9, 4 5, हाँ ये भी 300 हो जाएगा। ये आ जाएगा 126 से 78, 57 और ये आ जाएगा 135। 6 2 8 1 9, 7 5 12, 5 3 8 1 9, 300 हो जाएगा। 126 हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 19 से 57, ये हो जाएगा 45 से 135। अब ये 3 से ये तो हो जाएगा, ये भी ये 3 से नहीं हो पाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, 5 6 7, 7 6 42 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 21 23 से नहीं होगा, 29 से नहीं, हाँ बस ठीक है, यही इसका HCF है। 3 3 9 27, 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 81/49 का अंडर रूट मल्टीप्लाई Q अपॉन 49 मल्टीप्लाई 64/49 का अंडर रूट इज इक्वल टू 4608/2401। ठीक है, 2401 क्या होता है, 49 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या होता है, तो ये 49 का स्क्वायर होता है 2401। देखो 81 अंडर रूट और 49 तो कट गया, 9 9 81 और 7 7 49 इंटू क्यू अपन में 49 और ये भी क्या हो गया 8 अपन में 7। ठीक है, 7 7 49 7 49 इंटू 49 क्या हो गया 24। नीचे तो हो गया सॉल्व, ऊपर है नोट है 72 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 4608 अपन में 24, नीचे वाला था कैंसिल। 72 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 4608। क्यों की वैल्यू निकाल ले तो 4608 को क्या कर दो 72 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आएगा। तो वैसे तो 2 से डिवाइड करके 8 लाना है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये हो सकता है, और 2 6 जा 12, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 2 2 4 जा 8। इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है। 70 चौक 280, तो 3000 के आसपास आएगा। 7 6 42, 4000 के आसपास आएगा, 64 आंसर आएगा। ठीक है, 72 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 608 आता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन एंड हर हस्बैंड इज 7:8। तो वुमेन और हस्बैंड 7:8 है प्रेजेंटेज। आफ्टर 12 ईयर्स प्लस 12 द रेशियो विल बी 10:11। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्स एक्स मान लेते हैं, 7x प्लस 12 और 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 10/11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77x प्लस 11 बार जा 131 इज इक्वल टू 80x प्लस 120। तो ये जगह 3x इज इक्वल टू 11 आएगा, 12 दाई 120, 132 आएगा ना। 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 32, ये क्या हो गया 12। 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 तो ये हो गई 28 और ये हो गई 32। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 6-7, हाउ मेनी ईयर्स एगो। तो प्रेजेंट एज अगर ये है तो इससे कितने साल पहले रेशियो रही होगी 6:7। ठीक है, तो 28
अगर ये अभी भी 28 ही है तो 28 माइनस सेम ईयर्स जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन 32 माइनस एक्स इक्वल टू 6.7। इसको सोल्व कर लेते हैं। 28 सत्ते 28 इंटू 7 माइनस 7x इक्वल टू 32 इंटू 6 माइनस 6x। तो -6 + 7 1x इधर आया और ये आया 28 × 7 माइनस 32 × 6। 8 7 56 का 6 करीब 5, 7 दूनी 14 5 19 माइनस 6 दूनी 12 6 18 19 146 माइनस 92 x इक्वल टू 4 साल पहले की बात है। आंसर ए। नेक्स्ट है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1,65,000। ठीक है, तो ए बी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग 1,65,000। रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 5:6। ठीक है, तो 5 और 6 11, 11 के हिसाब से 1,65,000 है, तो 11 के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो 11 पार्ट्स हैं 165, 3 जीरो तो हटा देते हैं। 11 कम 11 55 15, 15,000 का पार्ट आ गया, एक पार्ट 15,000, तो ये हो गया 15 पंजे 75,000 और 15 छिक 90,000। ठीक है, एक हो गया 75,000, एक हो गया 90,000। सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। सेविंग जो है वो 2:3 में है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 13:15, 13:15, डिफरेंस इन बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, हमें क्या निकालना है, 13 और 15 के बीच का गैप निकालना है। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, हमें पता है इनकम क्या होती है, वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अगर हम कह दें कि ये रेशियो है 2x 3x, सेविंग को नहीं, हम एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं रेशियो में। ठीक है, इसको मान लो ये x और ये 15x। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, तो ये क्या आएगा, तो इसमें से इतना खर्चा बच के 2 आया ना, तो 75,000 माइनस 13x। ठीक है, अपॉन में 90,000 माइनस 15x इक्वल टू 2/3 आएगा। इनको सोल्व कर लेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो 75 225, 3 जीरो माइनस 13 39x इक्वल टू 90,000 दूनी 1,80,000 माइनस 30x। ठीक है, इधर ये जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 20 और 25 45,000, x इक्वल टू 5,000। तो ये इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 65,000, ये हो जाएगा 75,000। गैप कितना आया, 10,000 का, आंसर आएगा 10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 3 पर्सन ए बी सी आर पार्टनर्स इन बिजनेस। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ए इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल, 1/3। बी इन्वेस्टेड द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ सी एंड ए। तो इसने कुछ एक्स अमाउंट करी होगी और इसने करा 1/3 प्लस एक्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्न वाज 33,600। तो जो ये रेशियो होगी, इसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। देन द प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, देखो अगर इन तीनों को जोड़ के एक आ रहा है तो 1/3 प्लस एक्स 1/3, तो ये 50% होगा। ठीक है, 50% हो तो प्रॉफिट जो है वो आधा इसी का हो जाएगा, 33,600 का आधा बी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32, 16 8 16, 2 8 16, 0 0, 16,800। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अ बैग कंटेन्स नोट ऑफ 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये इन द रेशियो ऑफ 2 3 5। 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये, रेशियो है 2 3 5। तो एक बार में ये हो जाते हैं 10 रुपये, ये हो जाते हैं 30 रुपये, ये हो जाते हैं 250 रुपये। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दिस नोट्स इज 4,350, एक बार में इनकी वैल्यू कितनी है, 250 280 290, और ये होता है 4,350। अगर टोटल वैल्यू है 4,350, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 290 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 290 से डिवाइड करेंगे 2900 और 1450, 15 आएगा। ठीक है,
4350 को 290 से डिवाइड करेंगे तो 15 आता है। ठीक है, तो ये 15 बार है तो ये भी कितना होगा, इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, इतने नोट्स होंगे। तो 5 रुपये के हो गए 30, ये हो गए 45 और ये हो गए 75। क्या पूछा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 10 रुपये की नोट है 45, 5 रुपये की पुस्तक तो 30, 50 रुपये की पुस्तक तो 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, a sum of rupees 4500 is divided between A, B and C such that the ratio of B to the combined share of A and C is 2:7। ठीक है, तो B और A प्लस C 2:7 और टोटल अमाउंट है 4500। तो अगर इसको K मान लें तो 2 और 7 9 के, 9 के इक्वल टू 4500, तो K इक्वल टू 500। तो B की वैल्यू आई 1000, इसकी आ जाएगी 3500। ठीक है, द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड B टू C, मतलब A प्लस B और C 11:4। B की वैल्यू तो 1000 आई गई, तो ये आया A प्लस 1000 और C, है ना, तो ये 11 और 4, ये भी टोटल है तो 4500 ही। तो 15 M मान लेते हैं इस बार, 15 M इक्वल टू 4500, तो M इक्वल टू 300। तो 11 M कितना होता है, 11 M होता है 3300, जिसमें से 1000 B का है तो A का हो गया 2300। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इफ x y इज 4 और 7, y और z इज 3:5, तो 7 इधर 3 इधर, देखो ये वैल्यू वैल्यू कंटिन्यू, ये वाली वैल्यू कंटिन्यू। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 7 में 35। एक्स वाई जेड की जो रेशियो होगी वो होगी 12 21 35, ऑप्शन बी। 72, एवरेज वीकली सैलरी ऑफ टोटल ऑफ 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 400। ठीक है, तो टोटल सैलरी जा रही है 90 इंटू 400 मतलब 36,000। चलो, एवरेज वीकली सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 600, तो 600 मल्टीप्लाई ऑफिसर मान लो एक्स है। ठीक है, एवरेज वीकली सैलरी ऑफ अदर वर्कर्स इज 350। अदर वर्कर्स जो होंगे वो क्या होंगे, अगर उनको मान लो हम वाई मान लो ऑफिसर्स को और उनको मान लो 350, ये तो हुआ, इनको जोड़े क्या आना चाहिए, टोटल सैलरी जा रही है 36,000। ठीक है, लेकिन जो एक्स है मतलब ऑफिसर है वो क्या है, 90 माइनस वाई। ठीक है, वाई क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि वाई हमें वर्कर्स का निकालना है, तो ये निकालना है हमें, तो वाई रखेंगे एक्स की जगह। तो 600 मल्टीप्लाई 90 माइनस वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई 350 इक्वल टू 36,000, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 9 चौक 54, 9 छंग 54, 54,000 माइनस 600 वाई प्लस 350 वाई इज इक्वल टू 36,000। 600 350 हो गया 250 वाई इज इक्वल टू 18,000 माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, वाई की वैल्यू आएगी 1800 बटे में 25, तो 25 चौका 100 होता है, 18 चौक 72 होता है, 72 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, ये तो आसान है। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इन दोनों को हमें ऐड करना होता है, अप स्ट्रीम में माइनस करना होता है, तो डाउन स्ट्रीम दिया, दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तो 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 74, एन अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक बिकम 27 टाइम्स इन 3 साल। ठीक है, इफ द सेम अमाउंट डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट इट विल बिकम 81 टाइम्स। ठीक है, तो 1 प्लस आर की पावर एन,
एन होता है टाइम, इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। तो 1 प्लस जो सेम रेट है, 3 होती है 27 होता है, और 3 साल में 27 टाइम्स हुआ है ना, 27 होता है 3 की क्यूब, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये पूछ रहा है 1 प्लस आर एन इज इक्वल टू 81 कब होगा। 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, 3, 3 की पावर एन इज इक्वल टू 81 बोला है, और 81 होता है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो एन इज इक्वल टू 4 साल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, डायमीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 14। अ साइकिलिस्ट टेक 30 मिनट्स टू रीच अ डेस्टिनेशन एट अ स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 22 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 11 किलोमीटर चलता है, डिस्टेंस कवर हो गया 11 किलोमीटर। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी मेड बाय द व्हील ड्यूरिंग द कार, ये 11 किलोमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है, तो चक्कर लगा रहा है तो एक पेरीमीटर लेगा। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7, रेडियस है 14, 2 22 × 88 सेंटीमीटर आएगा, ये किलोमीटर है। इसको रिवॉल्यूशन निकाल लेना, ठीक है। 11,000 मीटर और सेंटीमीटर के लिए ये 2 जीरो और, अब डिस्टेंस को पेरीमीटर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। रिवॉल्यूशन मतलब 11,000/88, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो है 11 कम 11, 2 3 4 5, और ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 8 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 2 3 4 0/4, ये हो जाएगा 25,000/2, ये हो जाएगा 12,500 मेरा, ठीक है। 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिक्सचर है 40 लीटर मिल्क और वाटर, कंटेन्स 90% मिल्क, 90% होता है 40 लीटर का, 36 लीटर मिल्क और 4 लीटर वाटर, ठीक है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज 20%, ठीक है। तो टोटल तो ये 40 है, तो 4 लीटर में अगर एक्स जोड़ें, ठीक है, और 40 लीटर में एक्स जोड़ें, एल हटा देते हैं, 4 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स, ये कितना होना चाहिए 20%, 20% मतलब 20/100, मतलब 1/5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 चौक 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, ये तो हुआ। नहीं 5 जाएगा ना, 5x हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो देखो 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, ये 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20, 4x इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 5, 5 लीटर ऐड करेंगे, 5 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हिमेश बाइज एन ओल्ड कार फॉर 64,000, स्पेंड 6,000 यूनिट्स रिपेयर, तो कॉस्ट प्राइस पड़ गया 70,000। व्हाट इज हिज प्रॉफिट इफ ही सेल्स द कार फॉर 84,000, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है उसका 84,000, ठीक है। प्रॉफिट है 14,000, कॉस्ट प्राइस था 70,000, 14/70, 1/5, 1/5 होता है 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कंटेस्टेंट, दिनेश एंड फिरोज, तो दिनेश और फिरोज, फिरोज गोट 25% लेस वोट, मतलब उसे मिले 75, अगर इसको मिले एक्स तो इसको मिले 75 एक्स अपॉन 100, मतलब 3x/4, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7350, नन ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय दिनेश है, ठीक है। तो 4x प्लस 3x/4 में 4 इज इक्वल टू 7350, 7x इज इक्वल टू 7350 इंटू 4, x इज इक्वल टू 7350 इंटू 4/7, ठीक है। 7 से कर लेते, 7 कम 7, 7 में 35, 150/4, तो x इज इक्वल टू 600। ओ कुछ गलत हुआ,
4x प्लस 3x अपन में 4 ही होगा। 7350 इंटू 4, 4x प्लस 3x 7x, 7350 इंटू 4, 7 1050 आएगा ना। 1050 इंटू 4 तो हो गया 4200। ठीक है, हाँ 4200 आएगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 फ्रेंड्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इन ईच सब्जेक्ट इज 100। ठीक है, 100 में से 85, 100 में से 90, 100 में से 70, 100 में से 80, 100 में से 90। ठीक है, तो स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग। हु हैज गॉट 85.4%। ये हो गया कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 85.4% बताना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करो, या तो इन सब का टोटल निकाल के इनके टोटल मार्क्स अपोन में 500 फिर सबकी परसेंटेज निकालो, या फिर डायरेक्ट ये निकाल लो कि 500 का 85.4% कितना होता है। ठीक है, वो मार्क्स आ जाएंगे, फिर एडिशन करना आसान हो जाएगा, एडिशन करके देख लेना वो मार्क्स किसके हैं। ठीक है, तो 85 अपॉन में 100 हो जाएगा, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 85.4 मल्टीप्लाई 5 देखना है, तो 5 4 जा 20, 2 5 में 25, 2 27, 2 8 में 40, 2 42, 427 मार्क्स देखने किसके हैं। ऐड करके देख लो किसके 427 बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो 90 80 71 2 40 3 30 3 30 और 80 4 10 415 बन रहे हैं। तो अरविंद नहीं है, लालमिन देख लो 86 75, 86 और 75 हो गए 161, 161 170 240 240 और 88 328, 328 और 7 335 और 90 335 और 90, ये हो गए 425। ठीक है, 415 425। वेद का देख लेते हैं, 90 प्लस 85 175 हो गया, 175 प्लस 75 ये हो जाएगा 250, 250 प्लस 90 340, 340 प्लस 87 ये हो गया 427। इसी का है वैसे तो आंसर आ गया। चौथा का भी देख लेते हैं, संजीव का 89 प्लस 85 ये हो जाएगा 174 प्लस 80 हो जाएगा 254, 254 प्लस 85 हो जाएगा 380 339 प्लस 90 ये हो जाएगा 429। ठीक है, तो 427 सिर्फ इसी का वेद के आंसर आ जाएगा वेद। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट इज 55। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ होंगे 8, यहाँ सबके अलग अलग नंबर आए होंगे, एवरेज आया 55, तो सम ऑफ ऑल मार्क्स कितना हुआ, सम ऑफ ऑल मार्क्स हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 8, 50 8 400, 5 8 40, 4 40 हो जाएगा। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क वाज 62, मिसरीड एज 26। तो देखो 62 और 26 में कितना फर्क है 36। अब एक्चुअल नंबर तो उसके ज्यादा ही थे, तो एवरेज में तो ऐड ही होगा, गैप जो था ना वो ऐड होगा। अगर यहाँ पे उसके एक्चुअल में 26 होता है, मिसरीड करके हम 62 कर देते तो ये जो 36 होता है माइनस होता। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल नंबर कम थे। तो अब ये हो गया 476, 476 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नया एवरेज। अब 440 36 को ही कर लेते हैं, 36 को 8 से 8 चौक 32 0.5 4.5 ऐड कर दो 55 में तो ये जाएगा 59.5। ठीक है, मैथ्स खत्म। चलो अब देखो, अब तो जल्दी निपट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑफिसर एट द एमटीएनएल ऑफिस वाज डैश टू मी। तो देखो मोस्ट कोर्टियस मतलब वो सबसे ज्यादा वैसा हो, दयालु टाइप। मोर के लिए क्या होता है, कंपैरिजन होता है, एज मतलब मेरी तरह, तो सिर्फ कोर्टियस आ जाएगा, तो आंसर आएगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। विल यू फिनिश दिस बुक बाय टुनाइट। विल सेम रहेगा, यू नहीं होगा, दिस बुक पहले आ जाएगा, विल दिस बुक, फिर बी और फिनिश्ड, विल दिस बुक बी फिनिश्ड ऐसा आना चाहिए, वुड दिस नहीं, विल दिस बुक बी फिनिश्ड ये सही है, वाज दिस हैज दिस नहीं, ऑप्शन बी आ जाएगा, विल दिस बुक बी फिनिश्ड बाय यू बाय टुनाइट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, रमनिक विल से आई एम गोइंग टू गुलमर्ग, इसकी जगह क्या आएगा, रमनिक विल से दैट, आई की जगह आएगा ही, एम की जगह ही की जगह साथ क्या आता है इज, ही इज गोइंग टू गुलमर्ग। ठीक है, तो रमनिक विल से दैट ही इज गोइंग टू, हाँ ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ही वाज नहीं क्योंकि वो तो भी जा रहा है, ही विल बी गोइंग, विल भी नहीं क्योंकि फ्यूचर में चला जाएगा, आई एम गोइंग वो जा रहा है अभी। ठीक है, चलो ऑप्शन ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई दैट नीदर राम नॉर श्याम वर प्रेजेंट इन द ऑफिस, नीदर राम नॉर श्याम, देखो इसमें पार्ट जो सी है ना वर प्रेजेंट, इसकी जगह आएगा वाज प्रेजेंट आएगा, सिंगुलर वर्ब लेनी थी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, अ ट्रेन डैश अ स्टेशन व्हाइल मूविंग डैश अ ब्रिज एंड फेल अ डैश अ रिवर। ठीक है, देखो अ ट्रेन डैश अ स्टेशन व्हाइल मूविंग डैश ब्रिज, देखो अगर वो ब्रिज पे चल रही है तो वो स्टेशन पे तो नहीं है, ठीक है, या तो ब्रिज पे होगी या तो स्टेशन पे, तो ये स्टेशन एट नहीं आएगा, डिरेल्ड एट नहीं आएगा, डिरेल्ड नियर हो सकता है, डिरेल्ड अ स्टेशन नहीं होगा, ठीक है, ए और डी तो नहीं होने वाले, डिरेल्ड नियर तो हो गया, डिरेल्ड अ ट्रेन डिरेल्ड नियर अ स्टेशन, एक स्टेशन के पास वो डिरेल हुई, वाइल मूविंग, ऑन अ ब्रिज आएगा या ओवर अ ब्रिज, तो ओवर अ ब्रिज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, डिरेल्ड नियर अ स्टेशन ओवर अ ब्रिज एंड फेल इनटू अ रिवर। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, अब फिर से बताना कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, दैट वी सेंड गलत है, दैट वी सेंड के साथ आएगा, इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा सेंड आएगा, ठीक है, मतलब सेंड नहीं आएगा, ऑप्शन बी, इट इज हाई टाइम के साथ सेंड नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस में होनी चाहिए, सेंट होती, SENT वाला। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड नहीं है, पर इसमें जेंटल था, ठीक है, क्वेश्चन में जेंटल वर्ड था अंडरलाइन, और जेंटल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, जेंटल को लोग एडजेक्टिव लगाएंगे, नहीं होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव एज ए नाउन काम कर रहा है, जेंटल मतलब जो भी उदार लोग होते हैं ना, जेंटल पीपल जो होते हैं, तो यहाँ पे वो एज ए नाउन काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा नाउन। रीअरेंजमेंट बोला है, इज टू आई थिंक फॉर यू दैट अंशुल क्लेवर, ठीक है, यहाँ पे क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई थिंक दैट अंशुल, आई थिंक दैट अंशुल इज टू क्लेवर फॉर यू, अंशुल तुम्हारे कंपेरिजन में ज्यादा क्लेवर है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्लेवर है, आई थिंक मतलब बी, दैट अंशुल मतलब डी, इज टू मतलब ए, क्लेवर मतलब ई, फॉर यू मतलब सी, BDAEC, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द सोल्जर चैलेंज्ड डैश एनिमी इन डैश वॉइस, देखो एनिमी, तो एनिमी को चैलेंज किया ना, द एनिमी आएगा, ठीक है, और द एनिमी आएगा, इन लाउड वॉइस, इन द लाउड वॉइस नहीं हो सकता, इन अ लाउड वॉइस होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, यहाँ पे द और यहाँ पे अ। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, यू वर नॉट देयर एट द पार्टी यस्टरडे, तो वहाँ पार्टी में नहीं थे, वर यू, देखो ये होता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट चलता है सेंटेंस से, अपोजिट टू सेंटेंस से, सेंटेंस क्लोज बोल देते हैं। देखो अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो वर्ड नोट की जगह क्या आएगा, वर यू। ठीक है, अब हिंदी वाला पार्ट है, चलो। त्योहार हमारे नीरस जीवन में उमंग और उत्साह भर देते हैं, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, दीपावली होली ईद और क्रिसमस राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, त्योहार हमें मिलजुल कर रहने और भाईचारे का संदेश देते हैं, फसल काटने पर बैसाखी पोंगल जैसे त्योहार किसानों की खुशी का इजहार करते हैं, ये पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भारत को किसका देश कहा जाता है, त्योहारों का। बैसाखी और पोंगल किससे संबंधित है, फसल कटने से। त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या है, ज्योत्सना, ठीक है, देखो ज या ओ, ये तो क्लियर है, इतना ही होना चाहिए, तो देखो ये वाला और ये वाला हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला तो नहीं है, आधा ता होता है, आधा सा होता है, और फिर ना,
ये होता है, ठीक है, ये होता है ज्योत्सना, ये होता है चांदनी का पर्यायवाची, ठीक है, मूनलाइट बोलते हैं जिसको। अब देखो, इसमें सा पूरा है, इसमें सा होता दोनों पूरे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आदत है लेकिन सा भी पूरा है, ये भी गलत है, ये वाला होगा, ठीक है, यो त स ना, ये लिखा है, ठीक है। ये फॉन्ट की गड़बड़ है कि वो त्रा की तरह दिखा दे रहा है, ये त्रा नहीं है, ठीक है, ये ही आंसर है, आधा सा और ना, ये ऐसे लिखा है, तो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस लास, ठीक है, ये होता है, तो ये होती है हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, उत प्लस लास, ऑप्शन बी आ जाएगा। हाँ सही है। 96, बातचीत में कौन सा समास है? बातचीत में होता है द्वंद्व समास, बातचीत में द्वंद्व समास होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है, कोई सा पद गौण नहीं है, बात और चीज दोनों समान महत्व रखते हैं इसमें, और दोनों इसका नया मतलब दे दे रहे हैं, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष होगा, ठीक है। फिर घर का बेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या होता है? घर का बेदी लंका ढाए मतलब जो घर में आपसी फूट रहे थे उससे सर्वनाश होता है। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, मेहमान। आगंतुक, साधु, हाँ अतिथि आएगा जो बिना उसके आए। ग्वाला का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ग्वाली, ग्वालिन, ग्वालिनी, ग्वालिन होता है, ये आएगा ऑप्शन बी। चलो, आज का मॉक खत्म। अच्छा, ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन एक बार में मतलब बुक सिंगल लैंग्वेज है, या तो आप इंग्लिश मीडियम ले सकते हो या हिंदी मीडियम। बाइलिंगुअल करना है तो ये मॉक वाली सीरीज की पीडीएफ जो है वही आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, ठीक है, आप टेलीग्राम से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं हम वीडियो 3 के सॉल्यूशन के साथ।